हमारी जो आपसे डिस्कशन होएगी वो टॉपिक नंबर 5 की है, आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आने वाली कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल्स को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा टॉपिक नंबर 5 का, आइटम्स कौन कौन सी ऐसी हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में डील नहीं होएंगी। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को करेंगे, जब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे या आगे हम प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे या कॉस्टिंग के जितने भी चैप्टर्स हम करेंगे पूरी डिस्कशन में, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि टॉपिक नंबर 5 का कि आइटम्स कौन कौन सी ऐसी हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में रोल नहीं प्ले करेंगी। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो मैंने आपसे डिस्कशन होने वाली है, ये आइटम्स का कोई रोल नहीं है। अगर एग्जामिनर आपको ये कुछ इसमें से कुछ मेंशन कर रहा है तो आपने इसको इग्नोर करना है, ठीक है, और आपने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो जान के आपको कंफ्यूज करेंगे कि हाँ भी फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ये आइटम्स उसमें आई तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में डील ही नहीं होएंगी। आपने इस आइटम्स को इग्नोर करके बाकी क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है। तो ये कौन कौन सी आइटम्स हैं, इस आइटम्स के बारे में अगर मैं एक वर्ड में इसको खत्म करूं, ऑल ऑफ दीज आर द फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल नेचर मतलब ये हो गया फाइनेंशियल नेचर इनकम्स, फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल जिसका बिजनेस के साथ कोई डील नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका अगर शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो आप बताओ शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड मैंने आपको समझाया था ना कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट आर दोज रिसोर्सेज, ठीक है, विच हैव सम एक्सप्रेशन इन मॉनिटरी टर्म्स, मेजरेबल इन मॉनिटरी टर्म्स, और फॉर द यूज फॉर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि मतलब वो सभी चीजें जो गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज की जाएंगी और सर्विसेज के लिए यूज की जाएंगी, वो कॉस्ट है। जैसे मैं अभी आपको ये एग्जांपल ले रहा था कि अगर आपका शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए शर्ट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा परचेज करना है, ठीक है, और शर्ट्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके उसको सेल करने का पर्पस जो है, वो सभी जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो फ्रॉम द इंक्रेंस ऑफ कॉस्ट, मतलब गुड्स के बनाने से लेके गुड्स के बेचने तक आप जो भी पैसा खर्च रहे हो उस शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और शर्ट्स को सेल करने के बिजनेस में, वो सभी क्या है, कॉस्ट। वो चाहे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो, चाहे आपका रॉ मटेरियल हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो, ठीक है, उसके बाद हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं जिनको हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो, चाहे वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो। ठीक है, तो गुड्स के रॉ मटेरियल से परचेज लेके, रॉ मटेरियल की परचेज से लेके फिनिश्ड गुड्स के सेल होने तक आप जो भी इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस खर्च रहे हो गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, रेंडरिंग सर्विसेज के लिए, वो सभी कॉस्ट है। अब इसके अलावा अगर आपका शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अलावा मान लो आपने कहीं स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर्स में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, आपने बैंक में एफडी करवाई हुई है, आपने किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और आपको वो इन्वेस्टमेंट सेल करके प्रॉफिट हुआ, आप बताओ कि ये जो प्रॉफिट हुआ या आपको अपनी एफडी के ऊपर इंटरेस्ट जनरेट हुआ या आपको शेयर्स के बेसिस पे आपने शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें से आपको डिविडेंड जनरेट हुआ, क्या बताओ इसका शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से कोई लेना देना है? मेरे को तो सिर्फ कौन सी कॉस्ट देखनी है और कौन सा रेवेन्यू देखना है। शर्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट देखनी है और शर्ट्स को सेल करने का रेवेन्यू देखना है, जिसको हम सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना, मेरा फोकस तो यहाँ पे है। जैसे वो अर्जुन की जो महाभारत अगर आपने देखा हो तो अर्जुन की जो मतलब निशाना था वो मछली की आंख पे था। बाण चलाने वाले तो बथेरे हैं, बाण चलाने वाले तो बहुत थे महाभारत में, पर अर्जुन की कंसंट्रेशन उस मछली की आंख पे थी, तभी उसका निशाना लगा था। मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपकी कंसंट्रेशन, आप किस जगह पे फोकस कर रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन क्या है, यही आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज कॉमर्स करने वाले, अदरवाइज बीकॉम करने वाले तो बहुत है। बाण तो कई लोगों ने बांधा हुआ था महाभारत ने, ठीक है ना, कई लोगों ने यहाँ पे बाण बांधा हुआ था जिसको हम धनुष बोलते हैं, पर लगा किसका था? सिर्फ अर्जुन का।
क्योंकि उसका फोकस था, उसकी कंसंट्रेशन थी। वैसे ही अगर हम कॉमर्स कर रहे हैं या किसी भी एजुकेशन फील्ड को कर रहे हैं तो आपका फोकस सेट होना जरूरी है, ठीक है ना। सिर्फ बांध बांध के घूमने से निशाने नहीं लगेंगे। आप जब फोकस के साथ निशाना लगाओगे तो मछली की आंख की तरफ देखोगे, अपने टारगेट्स की तरफ देखोगे, अपने गोल्स की तरफ देखोगे, तो देन यू कैन अचीव एवरीथिंग, ठीक है। वैसे ही अब कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मछली की आंख क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जिस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उस गुड्स को की कॉस्ट को ध्यान रखना है और उसी गुड्स के रेवेन्यू को ध्यान रखना है। आलतू फालतू अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की, आलतू फालतू अगर आपको कोई इनकम हुई, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसका शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ कोई रोल नहीं है, तो ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। जितने भी फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, एक्सपेंसेस मतलब जैसे आपने लोन लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया, तो आप बताओ ये इंटरेस्ट ऑन लोन का आपकी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के साथ कोई रोल है? आंसर है नो। तो आपने ऐसे कोई लोन लिए या आपने इन्वेस्टमेंट शेयर्स को सेल की और शेयर्स आपके लॉस पे सेल हो गए, घाटे पे सेल हो गए, ठीक है, तो वहां से लॉस जनरेट हुआ, क्या उसका लिंक है बताओ हमारे शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ या उसकी कॉस्ट के साथ? आंसर है नो। तो वो सभी फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस भी क्या होंगे? इग्नोर होंगे। ऑल ऑफ दीज आर द आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हाथ रख के याद करने शुरू कर दो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि भाई साहब ये इस चीज को पकड़ लो, रूट को पकड़ लो कि भाई साहब जो मैं जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूं, जिस चीज की मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, ठीक है ना, इसके रिलेटेड अगर कोई पैसा खर्चा या इसके रिलेटेड कोई रेवेन्यू आया तो वो मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होएगा। अगर उसके अलावा मैंने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू जनरेट किया, मैंने मान लो फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग को रेंट पे दिया हुआ है, मेरे को वहां से रेंट रिसीव हो रहा है, या मैंने वहां पे कोई एक्सपेंस किए रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर द फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल नेचर इनकम्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारी एप्रोप्रिएशंस कौन सी होती हैं? जैसे आपको याद होएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में ये हम बनाते थे, और उसमें एक एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो प्रॉफिट्स अर्न किए इसको एप्रोप्रिएट वे से आप अलग अलग कर दो। फॉर एग्जांपल, कुछ प्रॉफिट्स को एज ए पार्टनर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ प्रॉफिट्स को आप जनरल रिजर्व में रख दो, कुछ प्रॉफिट्स को आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना दो। क्लियर हो रही जी? तो प्रॉफिट्स को आपने एप्रोप्रिएट वे से, तभी तो उसका नाम एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्योंकि आपने एप्रोप्रिएट सही तरीके से प्रॉफिट्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मिस्टर ए को क्या मिलना चाहिए, बी को क्या मिलना चाहिए, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए, सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, तो घर के प्रॉफिट्स थे वो घर के लोगों में बांट दिए, और जो नहीं बांटे वो आपने रिजर्व्स में रख लिए, ठीक है। तो वो आप बताओ क्या इस चीज का लिंक आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ है? आपकी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ इसका कोई लिंक है? पहली बात तो ये पैसा खर्चा ही नहीं गया, ये तो एप्रोप्रिएशंस है। आपने 50,000 अर्न किया, उसमें से 20,000 आपने अपनी मदर को दे दिया, 30,000 आपने फॉर एग्जांपल 25,000 आपने अपने फादर को दे दिया, 5,000 आपने अपने पास रख लिया, तो ये 50,000 को आपने एप्रोप्रिएट वे से रखा, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये कॉस्ट थोड़ी हो जाएगी, ये एक्सपेंस थोड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तभी तो वहां पे उसका नाम क्या था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे आप अपने प्रॉफिट्स के टुकड़े करते हो और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ठीक है ना। तो जो बाहर वालों को एक्सपेंस पे करते थे वो तो हमारा P&L अकाउंट में आ जाता है या ट्रेडिंग अकाउंट में आता था, बट P&L एप्रोप्रिएशन में कोई भी आउटसाइडर एक्सपेंस नहीं आता था, वहां पे तो सिर्फ हमारी एप्रोप्रिएशंस जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मतलब मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये समझा रहा हूं कि जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं वो भी हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये आप रूट को पकड़ के रखो, आपके पूरे सब्जेक्ट में किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली, ठीक है। फिर भी मैं आपको रीड करवाता हूं, ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ भी कि आपको ये आइटम्स पता होने चाहिए। टॉपिक नंबर 5, आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इनकम्स, कौन कौन सी इनकम्स कॉस्ट में नहीं डील होंगी? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, आपको कोई प्रॉफिट हुए ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड एसेट्स,
मतलब फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके या इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो आपका फाइनेंशियल नेचर इनकम है। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, इट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, और अगर शेयर्स में आपने पैसा लगाया फिर आपको डिविडेंड मिला, तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड भी बेटे आपका फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंस होएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में डील नहीं होएगा। उसके बाद रेंटल इनकम, ठीक है, ये तो एक एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, आगे तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें। ये तो मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिखी हैं, इस नेचर के आगे कोई भी ऐसा आया फिर भी मैंने आपको जड़ी बूटी पकड़ाई हुई है कि जिस चीज़ की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है ना, उसको सेल कर रहे हो, उसके रिलेटेड अगर बात होएगी किसी खर्चे की या इनकम की, वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में डील होएगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, अगर आप 2 या 3 या 5 प्रोडक्ट्स बना रहे हो, फिर वो 2 या 3-5 प्रोडक्ट्स पे जो आप खर्चोगे वो सभी आपकी कॉस्ट का पार्ट होएगा, क्योंकि वो तो सभी प्रोडक्शन में आ गए, वो तो आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो रेंटल इनकम आ गया जी, रेंटल इनकम भी आपकी कॉस्ट का पार्ट, इनकम का पार्ट नहीं होएगा। तो ये कोई भी चीज कॉस्ट अकाउंटिंग में डील नहीं होएगी। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में जैसे यहाँ पे हमने इनकम्स में प्रॉफिट को छोड़ा है, वैसे ही हम यहाँ पे लॉस को छोड़ेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके लॉस हुआ या फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके लॉस हुआ, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में डील नहीं होएगा। अगर प्रॉफिट नहीं डील होया तो लॉस कितना डील हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स और ओवरड्राफ्ट्स, आपने लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, ओवरड्राफ्ट्स के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया। फॉर एग्जांपल आपने सीसी लिमिट ली हुई है, ओडी लिमिट ली हुई है, तो वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होएगा। फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, फिक्टिशियस एसेट्स ये मैंने 11th स्टैंडर्ड में बहुत बार बच्चों को समझाया हुआ है, ये सभी हमारे प्रीवियस लॉसेस हैं। ठीक है, जो हमें P&L अकाउंट में एक बार डालने की अथॉरिटी या परमिशन नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर सेक्शन नंबर 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स रिटर्न ऑफ, उसके अकॉर्डिंगली हमें फिक्टिशियस एसेट्स को एक बार P&L में नहीं डाल सकते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लॉस को हमें राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, नॉर्मली 5 साल में ये लॉस राइट ऑफ होता है। और ये कितनी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये अभी तक हमारी 6 फिक्टिशियस एसेट्स हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये जो हमारी 6 फिक्टिशियस एसेट्स हैं, अगर हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से राइट ऑफ कर रहे हैं तो ये हमारा फाइनेंशियल नेचर है और ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में डील नहीं होएगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, या कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड रिटर्न ऑफ नहीं यूज होता, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड क्या यूज होता है, अमोर्टाइज। ठीक है, तो अमोर्टाइज मतलब ये हो गया कि इसने अपनी इनकम भी जनरेट करनी है और साथ में अमोर्टाइज भी हो जाना है। ठीक है, तो ऐसा गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, आप जो अमोर्टाइज कर रहे हो P&L अकाउंट में, ठीक है, वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में डील नहीं होएगा। रिटर्न ऑफ और अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस होता है जी, ये मैंने बहुत बार क्लासेस में बोला हुआ है। रिटर्न ऑफ क्या होता है कि कोई इनकम नहीं जनरेट करता, आपके प्रेजेंट प्रॉफिट्स को ही रिड्यूस कर देते हैं। अमोर्टाइजेशन क्या होता है कि ये पहले अपनी रेवेन्यू जनरेट करेगा, इनकम बनाएगा, ठीक है, उसके बाद ये अमोर्टाइज होएगा, मतलब रेवेन्यू जनरेट करेगा फिर ये अमोर्टाइज हो जाएगा। जैसे गुडविल रेवेन्यू जनरेट करेगी और साथ ही अमोर्टाइज हो जाएगी, क्योंकि ये परचेज्ड गुडविल है। ठीक है, बाकी ब्रॉड कॉन्सेप्ट अगर आपने सुनना है तो उसके मैंने लेक्चर्स +2 में या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इसकी मैंने, एडवांस्ड अकाउंटिंग में मैंने इसकी रिकॉर्डिंग्स करवाई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज, कि फाइन्स एंड पेनल्टीज अगर आप कोई पे कर रहे हो, जैसे आपको लेट फीस लग गई, इनकम टैक्स लेट डिपॉजिट हुआ, GST लेट डिपॉजिट हुआ, कोई फाइन्स हैं, आपके पेनल्टीज हैं, उसका कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं है। तो ये सभी एक्सपेंसेस का कॉस्ट में कोई रोल नहीं है, पर फिर भी ये इलस्ट्रेटिव है। ठीक है ना, इसके अलावा और कई इसी नेचर के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये एक इलस्ट्रेटिव है, ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ठीक है, कि आप ये बेंचमार्क ना बनाओ सिर्फ यही है, इनके अलावा भी और हो सकते हैं अगर वो इस नेचर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एप्रोप्रिएशंस, आपने इनकम टैक्स पे किया, ठीक है, ये आपकी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है जी, क्योंकि ये आपकी पर्सनल इनकम पे इनकम टैक्स लगता है। ये तो आपको याद करो 11th स्टैंडर्ड को, ये तो ड्राइंग्स होती हैं इनकम टैक्स, तो ये कॉस्ट का पार्ट थोड़ी हो जाएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, DDT जो कंपनी डिविडेंड
पे डिक्लेयर करने से या पे करने से पहले गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाती हैं, तो इसका कॉस्टिंग से कोई लिंक नहीं है। यार अगर डिविडेंड बाहर है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कैसे अंदर हो सकता है? ठीक है ना, अगर डिविडेंड को बाहर रखा गया तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बाहर ही होएगा जी, इसका भी कॉस्टिंग से कोई लिंक नहीं है। आपने प्रॉफिट्स को रिजर्व्स में ट्रांसफर किया तो उसका भी कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द इलस्ट्रेटिव लिस्ट। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर इस नेचर की कोई इनकम्स हुई, एक्सपेंसेस हुई या अप्रोप्रिएशंस हुए, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होएगा। तो होपफुली बेटे आपको समझ लगी होगी कि ये आइटम्स को हमने ध्यान रखना है। हमारे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो जान जान के बोलेगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स, हमारा सिर्फ वहां पे रोल क्या होएगा कि हमें वो इग्नोर करना है, बाकी क्वेश्चन को करना है। वो जान के हमें बोलेगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो हमें वो सभी चीजों को इग्नोर करके, ठीक है, इग्नोर करने के मार्क्स हैं, आप उसको इग्नोर करोगे, बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और नीचे एक नोट मेंशन करके आ जाओगे, क्वालिटी प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ दीज आइटम्स, जो भी वो आइटम्स आई हुई हैं क्वेश्चन में, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, ये था बेटे हमारा आपसे टॉपिक नंबर 5 की डिस्कशन। अब हमारा ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग की अब कंप्लीशन हो रही है। ठीक है, जो उसमें मैंने आपसे सारी थ्योरेटिकल डिस्कशन जो है ये मैंने कवर की है और तकरीबन आपको ये समझ लगी होगी। इसके अलावा आपके अगर कुछ भी इसके अलावा अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो अपनी टेक्स्ट बुक्स में से या अपने 10 ईयर्स में से, अगर कोई क्वेश्चन में आपके इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप पे या मेरे को कांटेक्ट करके। अगर मेरे को लगा कि कुछ ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आ रहा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और आ रहा है जो मेरे को डिस्कस करना चाहिए, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स को मैं जरूर करवाऊंगा। फिलहाल हम इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होएगा वो होएगा कॉस्ट शीट। जैसे फाइनल अकाउंट्स में आपने P&L अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था नेट प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या बनाना पड़ता है, कॉस्ट शीट, जहां से हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होएगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होएगा जो आपसे मेरी डिस्कशन होएगी। थैंक यू।